जलवायु न्याय। Climate justice now. ये दो शब्द हम ज्यादा से ज्यादा सुनने लगे हैं। जलवायु न्याय नस्ली न्याय, सामाजिक न्याय और पीढ़ीगत न्याय से ही जुड़ा है। इसीलिए हम क्लाइमेट एक्शन की ही नहीं, क्लाइमेट जस्टिस की भी बात करते हैं। सदी को परिभाषित करते दो शब्द। नस्ली इंसाफ के बिना जलवायु इंसाफ नहीं मिल सकता। लैंगिक और समलैंगिक इंसाफ के बिना भी जलवायु इंसाफ मुमकिन नहीं है। लेकिन आखिरकार जलवायु परिवर्तन का न्याय से क्या लेना देना? क्या हम सब इसमें साथ नहीं? जलवायु न्याय को समझने के लिए हमें जलवायु अन्याय को समझना होगा। कौन जलवायु परिवर्तन लाता है और कौन उससे प्रभावित होता है। सबसे पहले ये देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में पहुंचाकर धरती को गर्म करने का जिम्मेदार कौन है। मान लीजिए कि चावल का ये दाना 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइजीरिया में हर साल औसतन एक आदमी वायुमंडल में 1 दाना डालता है। भारत में एक औसत आदमी 2 दाने, चीन में 7, जर्मनी में 10 और अमेरिका में 17 दाने। एक साल में एक औसत अमेरिकी एक औसत नाइजीरियाई के मुकाबले 20 गुना ज्यादा प्रदूषण करता है। लेकिन कार्बन के साथ दिक्कत यह है कि वो सदियों तक वायुमंडल में फंसी रहती है। बात इतनी सी नहीं है कि हर साल हम कितनी कार्बन छोड़ते हैं। सवाल ये भी है कि समय के साथ कितनी ज्यादा जमा हो चुकी है। 1850 से करीब 1,500 गीगाटन। अतीत में हुए उत्सर्जन इसलिए अहम है क्योंकि देशों के बीच नेट उत्सर्जन को शून्य पर लाने को लेकर बहस चल रही है। चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश उतने बड़े दोषी नहीं दिखते जब आप ये पाते हैं कि समस्या की जड़ ये देश नहीं है। इन दिनों सालाना उत्सर्जन बताने का रुझान है, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी ऐसी गत क्यों हो गई। पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रकाश काशवान जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अमीर देश मानते ही नहीं कि जलवायु परिवर्तन कितना अन्यायपूर्ण है। सिर चकरा जाता है। जिन असमानताओं की बदौलत हम ये मौजूदा जलवायु संकट झेल रहे हैं वे अविश्वसनीय हैं। उनके बारे में ठीक से बात ही नहीं होती। 2020 में शोधकर्ताओं ने ये गणना की थी कि 1990 के बाद से CO2 के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन देश कितना जिम्मेदार है। इस अध्ययन में देशों की आबादी के साथ इतिहास में उनके उत्सर्जन की मात्रा देखी गई। सीमा पार माल की आवाजाही से होने वाले उत्सर्जन को भी मापा गया। रिसर्च के मुताबिक अमीर देश अपने कार्बन बजट से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के संपन्न हिस्सों में 92% CO2 निकलती है, जिसने धरती को सुरक्षा दायरों से बाहर धकेल दिया है। एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और लातिन अमेरिका ने सिर्फ 8% उत्सर्जन किया है। अगर आप फॉसिल ईंधन पर चलने वाले देश में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार आप हैं, लेकिन आपके कुछ चुनाव बदलाव तो ला ही सकते हैं। क्योंकि बात ये नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, ये है कि आप कितना खर्च करते हैं। दुनिया के 1% सबसे अमीर 50% सबसे गरीब लोगों की तुलना में 2 गुना उत्सर्जन करते हैं। अपने अपने ढंग से हर कोई जलवायु संकट से प्रभावित है। जर्मनी में सत्तारूढ़ और पिछले दशकों में फैसले वाली जगहों पर बैठे हुए लोगों को देखें, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। वे हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें कुछ करना होगा, अभी, बाद में नहीं। लेकिन रुकिए, CO2 धरती को उसी मात्रा में गर्म कर रही है, भले ही वो जर्मनी से आए या केनिया से। जलवायु भूगोल की परवाह नहीं करती, लेकिन हाँ, भूगोल तो उसकी परवाह करता है। जलवायु नाइंसाफी का दूसरा पहलू ये है कि भले ही गरीब देशों ने जलवायु ना बिगाड़ी हो, लेकिन सबसे ज्यादा खमियाजा वही भुगत रहे हैं। लू और सूखे को ही देखिए। पूरे अफ्रीका में असहनीय लू चलती है और सूखा फसलों पर कहर ढा रहा है। तूफानों को देखिए। गर्म हवाओं का मतलब है कि हरिकेन और टाइफून में ज्यादा ऊर्जा का होना, जिससे ट्रॉपिकल इलाकों पर ज्यादा बारिश और ताकतवर हवाओं की मार पड़ती है। 2050 तक समुद्रों का जलस्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि पहले 1 सदी में आने वाली बाढ़ अब तटीय इलाकों को हर साल सताएगी।
जलवायु परिवर्तन की असमानताएं भारत जैसे देशों पर बहुत भारी पड़ती हैं। ग्लोबल वार्मिंग में कोई भूमिका न होने के बावजूद भारत के लोग उसके पीड़ित हैं। तटीय शहर अभूतपूर्व बाढ़ झेल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, किसान चावल और गेहूं जैसी फसलों को उगाने के लिए जूझ रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा गैर बराबरी वाले देशों में से है। मुंबई शहर को ही लीजिए, शहर में ही बाढ़ आ जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब होते हैं। पायल पारेख जलवायु वैज्ञानिक हैं और न्याय की मुहिम में सक्रिय हैं। भारत जैसे देश में पली बड़ी हूँ और अपने चारों ओर गैर बराबरी देखती हूँ। इससे यही पता चलता है कि आखिरकार दुनिया में बहुत असमानता है और जलवायु परिवर्तन में भी दिखता है। अमीर देशों में भी ये गैर बराबरी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में काले और सांवले लोग गोरों के मुकाबले गरीब हैं, यानी उनके पास लू झेलने के लिए एयर कंडीशनिंग में खर्च करने लायक पैसा नहीं है, या बाढ़ या तूफान से नुकसान का बीमा नहीं है। तो फिर इस हालात को कैसे दुरुस्त करें? पहले तो अमीर देश CO2 का नल बंद करें और वातावरण से अपना प्रदूषण हटाना शुरू करें। उसके बाद वो अपने निर्धारित उत्सर्जन से अधिक का इस्तेमाल करने पर मुआवजा देना शुरू कर सकते हैं। कुछ देश और कंपनियां ऐसा करने भी लगी हैं। गरीब देशों को जंगल काटने के बदले पेड़ लगाने के लिए भुगतान कर रही हैं। जलवायु मुआवजा उस बहस का हिस्सा होना चाहिए। खासकर जलवायु के बोझ के लिहाज से हमें देखना चाहिए कि जलवायु और इकोलॉजी के बदलावों के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। जलवायु से होने वाली तबाहियों का भी इसी लिहाज से बंटवारा होना चाहिए। कैस्टन पेरी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और जलवायु इंसाफ का अध्ययन करते हैं। वो कहते हैं कि मुआवजे जरूरी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। ये एक फौरी उपाय है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें उस आर्थिक सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी होगी जिसे हमने पाला पोसा और बढ़ाया है और जिसकी वजह से ये तबाहियां आ रही हैं। उस सिस्टम को न सिर्फ सुधारना होगा बल्कि पूरी तरह से बदल देना होगा। मुआवजे से लगता है चलो कुछ तो हुआ, लेकिन अमीर देश पहले ही गरीब देशों को भुगतान के लिए सहमत थे। मान लीजिए कि इनमें से हर एक मटर $1 अरब की है। 2020 तक जलवायु खर्च में हर साल 100 मटर देने का वादा अमीर देश कर चुके हैं। 2021 चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2018 में उन्होंने $80 अरब दिए थे, लेकिन वो ज्यादातर कर्ज था। असल मदद सिर्फ $20 अरब थी। अमीर देशों ने अपने लिए जो सालाना लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनसे भी वे दूर हैं। वैसे भी ये पूरी वित्त व्यवस्था समस्या का समाधान करने के लिए नहीं बनी है। जलवायु न्याय का दूसरा नजरिया सीधे अदालतों में मुकदमे की बात करता है। 2017 में पुर्तगाल के जंगलों में आग भड़क उठी तो 6 युवा एक्टिविस्ट 33 औद्योगिक देशों के खिलाफ यूरोपीय मानवाधिकार अदालत चले गए और उत्सर्जन में तत्काल कटौती की मांग की। उनकी दलील थी कि इन देशों का किया धरा युवाओं को भुगतना पड़ेगा। अदालत का निर्णय अभी लंबित है। जर्मनी और नीदरलैंड्स में हाई कोर्टों ने सरकारों को उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्यों को पूरा करने का आदेश दिया है। रॉयल डच शेल के खिलाफ एक मामले में एक्टिविस्टों की जीत हुई, जिसमें कंपनी को तेल प्रदूषण की एवज में भुगतान करना पड़ा था। समस्या में आपका योगदान ही जिम्मेदारी तय करने की बुनियादी कानूनी दलील है। आप कितना उत्सर्जन करते हैं, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों की निकासी में कितना इजाफा करते हैं, और समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं। बचाव पक्ष की दलील है कि अदालतों को जलवायु पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उत्सर्जन के असर तो विश्वव्यापी हैं, लेकिन एक्टिविस्टों को जलवायु इंसाफ चाहिए।